नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूपीएससी के इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक है, उससे काफ़ी रिलेटेड है। और इसके साथ हम इसको हमारी जो देश के अंदर सिक्योरिटी वाला पोर्शन है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री से भी इसको लिंक करके हम जो हमारे रिलेशन वगैरह है दूसरे कंट्री से उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम कई खंडों में देखेंगे। सबसे पहले तो हम जो ये प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, एक क्यों हुआ, इसमें कोई फालतू बात नहीं करेंगे। जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी है वो सब इसमें चर्चा हम करने वाले हैं। तो नेपाल में कैसे प्रोटेस्ट हुआ और वो अचानक से मतलब ये प्रोटेस्ट हुआ या फिर इसके पीछे कोई और कहानी थी, वो सब भी देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारत से नेपाल के रिलेशन है, आगे क्या हो सकते हैं रिलेशन के अंदर बदलाव, वो सब भी देखेंगे। और इसके अलावा जो जनरेशन जेड है जिसको हम जेन जी बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। बाकी और जनरेशन है उनके टाइप भी देखेंगे क्या क्या होती है। और भी जो मुद्दे हैं वो सब हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेपाल में जो ये जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, जैसे भारत में भी अभी कुछ दिन पहले जो लद्दाख वाले रीजन है वहाँ पे देखने को मिला जेनजी प्रोटेस्ट। तो क्या भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, वो सब भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और यूपीएससी में इससे लिंक करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अभी हाल में जो नेपाल में स्थितियाँ उत्पन्न हुई तो क्या भारत में भी ऐसी स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। इस तरह से लिंक करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पूरी चर्चा कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरा टॉपिक और सब कुछ कवर करते हैं एक एक करके धीरे से। तो सबसे पहले देखिए नेपाल की जनसंख्या कितनी है। नेपाल का आपको वैसे तो स्थिति पता ही होगी कि ये वाला रीजन है जो यहाँ पे ये नेपाल वाला रीजन है। तो नेपाल की जनसंख्या है वो 2.96 करोड़ है, यानी लगभग 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या आप मान सकते हैं। और सोशल मीडिया पर एक्टिव यूज़र कितने इसमें 1.43 करोड़। तो ये आंकड़ा देखिए बहुत बड़ा है, यानी लगभग नेपाल की जनसंख्या है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ जनसंख्या यानी आधी जनसंख्या सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव है। तो ये जब सोशल मीडिया यूज़ कर रही है और बेरोज़गारी का स्तर यहाँ पर आप देखोगे, मैं अभी डाटा भी दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। इतनी बेरोज़गारी और जो यहाँ के युवा है सभी लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं। अचानक से सरकार अगर सोशल मीडिया को बंद करेगी तो ये एक तरह से चिंगारी की तरह काम करेगा। जैसे कि आपको 1857 की क्रांति देखी थी आपने, तो उसके अंदर क्या था, कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन एक तरह से चिंगारी का काम किसने किया, वो एक कारण था चर्बी वाला कारतूस। वो सिर्फ एक कारण था, छोटा सा कारण, लेकिन इसके पीछे और भी कारण जुड़े हुए थे। तो उन सभी कारणों ने उस एक कारण के अंदर मर्ज हुए और सभी कारणों ने फिर क्या किया, इस क्रांति को जन्म दिया था। उसी तरह नेपाल में हुआ। जैसे ही सरकार ने मतलब सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया जो अमेरिकी वाली थे और थे, तो उससे युवाओं में काफ़ी रोष भी उत्पन्न हुआ था। तो सबसे पहले हम बेरोजगारी का डाटा भी देख लेते हैं यहाँ का। जैसे कि 1995 में 7.3% बेरोजगारी थी। 7.3%, इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर नेपाल की जनसंख्या 100 है तो उसके अंदर लगभग 7 लोग क्या है, बेरोजगार हैं। तो अगर मान लीजिए 3 करोड़ है तो उसमें कितने होंगे वो आप निकाल सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। उसी तरह 2003-4 में देखा गया तो 6% हो गई है, यानी कम हुई बेरोजगारी, काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिली। 2010-11 में और कम हो गई, 3.6% ही हो गई। तो ये और भी स्थिति नेपाल की बढ़िया हो रही थी। लेकिन उसके बाद से जो सरकारें आई, संविधान बना और चीज़ें थी, भ्रष्ट सरकारें आने लगी। थोड़े थोड़े टाइम में सरकारें बदलने लगी, एक नेता जाता है दूसरा आ जाता है उसी पार्टी का, या फिर वही नेता थोड़े समय बाद में वापस सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से स्थितियां देखने को मिली। और 2022-23 में जब डाटा निकल के आया तो लगभग 22.7% जो यहाँ के लोग हैं वो बेरोजगार थे, जो कि साउथ एशियन कंट्री है उसके अंदर हाईएस्ट था। यानी नेपाल की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी बेरोजगारी की स्थिति में देखें तो। उसके बाद हम आगे चर्चा करें तो नेपाल में जो मतलब रेमिटेंस वगैरह था उसकी स्थिति देखें। यानी नेपाल के जो जिन घरों में परिजन है वो विदेशों से पैसा भेजते थे। तो नेपाल में तो देखिए बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो यहाँ के लोग हैं भारत में भी आते हैं काफ़ी, आपने देखा होगा भारत में किस तरह से काम करते हैं वो भी देखा होगा। और दूसरी जगह भी जाते हैं नेपाल के कुछ लोग हैं, तो वो सब जो दूसरे कंट्री से नेपाल के अंदर पैसा भेजते हैं तो उसका आंकड़ा भी देखिए आप। 1995-96 के अंदर लगभग 23.4% लोग हैं, मतलब पैसा है वो बाहर से आता था। 2003-4 में 31.9% हो गया। 2010-11 में हो गया ये 55.8, और 2022-23 में 76.8%। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ये नेपाल से ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। जो यहाँ के लोग हैं वो पैसा भेज रहे हैं। और नेपाल के परिवारों की कुल आय में विदेशों से आए धन का हिस्सा देखें हम, तो वो लगभग कितना हो गया, रेमिटेंस से देखें तो 1/3 हिस्सा है वो बाहर के, मतलब पैसा आया है जो रेमिटेंस से उसका हिस्सा है।
तो मतलब यहाँ के जो नेपाल के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा बहुत कम मिल रहा है या फिर रोज़गार मिल ही नहीं रहा, इसलिए रोज़गार के लिए वो कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। 2022-23 में ये 33.66% था। तो ये स्थिति काफ़ी दयनीय थी और ये सभी आगे विरोध का कारण भी बनेंगे और फिर सरकार को भी हटने पर मजबूर होना पड़ेगा। चलिए आगे का डेटा देखते हैं हम। नेपाल के हम बात करें भारत के प्रोस्पेक्टिव से, तो भारत के भी यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, लगभग 7 लाख लोग हैं भारत के नेपाल में रहते हैं। ऐसे नहीं है कि नेपाल वाले बाहर जा रहे हैं, भारतीय कुछ लोग भी रहते हैं और ये वाले तराई वाले रीजन में रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे विरोध भी काफ़ी होता है भारतीयों का, क्योंकि सबसे उपजाऊ वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भारतीय ज़्यादा रहते हैं। तो हम जेन जी की बात करें, जो जनरेशन जेड है, ये कौन होता है? ये काफ़ी और जनरेशन भी है, उन सब की भी हम चर्चा कर लेते हैं पहले। तो जनरेशन जेड है जो, आप एक तरह से ये मान सकते हैं ये यूरोपीय संस्कृति यानी पश्चिम की। तो उस समय इंटरनेट काफ़ी मतलब शुरू शुरू में वहीं पे आया था पश्चिम के जगत में, भारत और दूसरी कंट्री यहाँ पे तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ का जो कालखंड है वो भारत से थोड़ा थोड़ा मैच नहीं होता है। जैसे कि 1997 से लेकर 2012 का जो काल है उसको हम जनरेशन जेड कहते हैं, यानी जो पीढ़ी इंटरनेट के युग में पैदा हुई थी। शुरू शुरू में जब इंटरनेट आया था, डॉट कॉम बूम बोलते हैं जिसको हम, तो इंटरनेट शुरू शुरू में आया था, तो उस काल को हम जनरेशन जेड कहते हैं, जब बच्चे उस काल में पैदा हुए थे। और इसके अलावा हम बात करें, ये जो बच्चे थे वो स्मार्टफोन के कनेक्ट में थे, लेकिन हमारी बात करें तो लगभग 2000 2002 2003 2004 ये बच्चे थे, ये तो स्मार्टफोन के कंट्रोल में थे ही नहीं, कनेक्ट में थे ही नहीं। तो इस तरह से मानेंगे तो ये स्थिति मतलब बन नहीं रही है। लेकिन ये स्थिति कहाँ की है, ये पश्चिम जगत से आया है, ये अवधारणा है जो जनरेशन जेड की। तो हम उस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो उस समय के कालखंड को किसने बोल दिया, जनरेशन जेड बोल दिया। तो अब के जो बच्चे यूथ कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लगभग 22-23 साल के इतने ही उम्र के हैं, 24 साल के हो गए, 25 साल के। तो ये सब देखिए, ये 1997 से लेकर 2012 के बीच के काल के ही हैं। तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, जनरेशन जेड का प्रोटेस्ट बोल रहे हैं, यानी जेन जी का प्रोटेस्ट। और इनके कुछ विशेषताओं की बात करें हम, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और ट्रांसपेरेंसी, जो कि पारदर्शिता होती है, इन सब मुद्दों पर ये अधिक संवेदनशील होते हैं। और इनकी कुछ विशेषताएं भी है, वो भी आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम में आपसे पूछ ले जेन जी से कनेक्ट करके क्वेश्चन। तो ये एक तो क्या होता है, डिजिटल नेटिव्स है उन पर ज़्यादा मतलब आश्रित होते हैं, और उद्यमशीलता पर ये काफ़ी बल देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑनलाइन बिजनेस हो गया, इन सब चीज़ों में कंटेंट क्रिएशन हो गया, जैसे कि सोशल मीडिया पर काफ़ी डिजिटल रूप से ये एक्टिव रहते हैं। सामाजिक जागरूकता हो गया, इसमें भी ये काफ़ी योगदान देते हैं। स्वतंत्रता पर काफ़ी बल देते हैं। और इसके अलावा जो मल्टीटास्किंग है, इसमें भी ये काफ़ी एक्टिव होते हैं। पहले के जो बच्चे थे वो मल्टीटास्किंग में इतने मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन ये वाले बच्चे हैं वो एक साथ कई काम कर सकते हैं और उनके मतलब बेहतर परिणाम भी दिखाते हैं, जनरेशन जेड के जो बच्चे हैं। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। इसके अलावा कुछ और भी जनरेशन है। तो इससे पहले की जनरेशन से उनको क्या कहते थे, जनरेशन जो जेन जी थे, जनरेशन जेड थी, उनसे पहले की जनरेशन जब इंटरनेट मतलब शुरू होने वाला था, इंटरनेट शुरू नहीं हुआ था, उस जनरेशन को क्या कहते हैं, 1981 से 1996 के बीच की जनरेशन थी। तो उनको मतलब उनको कहते थे जनरेशन वाई। ठीक है, ये इंटरनेट से जस्ट पहले तकनीकी दौर है उस पीढ़ी की थी। ठीक है, और उसके बाद जनरेशन एक्स है, वो बोलते थे हम 1965 से 1980 के बीच में। तो ये युग कौन सा है, ये स्वतंत्रता के जस्ट बाद का युग है, यानी 1947 में देखिए देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान बना। उसके बाद की जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या है, वो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता है, इन पर ज़्यादा बल दे रही है, क्योंकि जस्ट देश आज़ाद ही हुआ था उसके बाद से। इसके अलावा जो बेबी बूमर्स है वो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं 1946 से लेके 1964 के बीच की जो जनसंख्या थी, यानी बच्चे पैदा हुए थे, जो जनसंख्या नहीं, बच्चे जो उस काल में पैदा हुए थे। ये पारंपरिक मूल्यों और स्थिरता है, इन पर ज़्यादा बल देते थे। एक जो जेन जी है उसके बाद की जो जनरेशन है उसको हम बोलते हैं जनरेशन अल्फ़ा। ये 2013 से 2025 के बीच के जो बच्चे हैं वो इनसे भी काफ़ी एडवांस होते हैं। ये एआई हो गया और वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर है, इस समय में बड़े हो रहे हैं। तो ये तकनीकी तौर पर जेन जी से भी ज़्यादा निर्भर है। ठीक है, अब हम नेपाल वाले मुद्दे पर वापस आते हैं। नेपाल का सबसे पहले देखते हैं हम ऐतिहासिक विकास। तो नेपाल में कैसे मतलब राजतंत्र था पहले या फिर गणतंत्र था, और कैसे संविधान बना, ये सब चर्चा हम पूरी करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिच्छवी गणराज्य है, उसका मतलब आधिपत्य रहा शुरुआत में। छोटे छोटे राज्यों के रूप में यहाँ पे कई राज्य थे नेपाल के अंदर। तो लिच्छवी वंश है वो नेपाल का पहला ऐतिहासिक राजवंश बना था।
यहाँ पे बौद्ध और हिंदू संस्कृति है, दोनों का विकास हुआ था। उसके बाद मल्ल राजवंश आया। ये काठमांडू घाटी से शासन है वो अपना चला रहा था। कला हो गया, वास्तुकला हो गया, व्यापार, इस समय काफ़ी योगदान इसने दिया था। उसके बाद हम बात करें कौन सा वंश आया था, यहाँ पे शाह वंश आया था। शाह वंश ने क्या, ये पूरी तरह से आपको याद नहीं रखना है, एक तरह से आप बैकग्राउंड थोड़ा सा समझने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। तो शाह वंश आया तो इसने नेपाल का एकीकरण में योगदान दिया। पृथ्वी नारायण शाह थे, वो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि गोरखा के राजा थे। 1768 में क्या किया इन्होंने, काठमांडू घाटी है वहाँ पे कब्जा कर लिया और नेपाल को एकीकृत करने का प्रयास किया। लेकिन एकीकृत तो प्रयास तो किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, निरंकुश राजतंत्र है उसकी स्थापना कर दी इन्होंने। शाह वंश के राजा थे पृथ्वी नारायण शाह ने। फिर राणा वंश थे जो, उन्होंने क्या किया, शाह वंश पर एक तरह से हमला करके उन पर विजय प्राप्त कर ली और शाह वंश को एक तरह से प्रतीकात्मक शासक है वो बना दिया। यानी शाह वंश के राजा थे वो शासन तो करेंगे, लेकिन किसके अंडर में होंगे, वो अंडर में होंगे राणा वंश के। बाद में राणा वंश ने कुछ समय शासन किया, लेकिन 1951 में राणा वंश को फिर जो त्रिभुवन के राजा थे उन्होंने समाप्त कर दिया और वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है वो स्थापित कर दिया। और इस तरह से नेपाल की स्थिति आगे चलती जा रही है। फिर 1980 का दशक हम देखें, तब क्या हुआ। पहले नेपाल में मतलब कुछ खामियां थी, उनको दूर करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, जैसे कि मजदूर हो गए, ज़मींदार हो गए, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक बड़ा जन आंदोलन हुआ था 1980 के दौर में। उससे पहले छोटे आंदोलन हुए थे। यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली है उसकी शुरुआत हो गई इस आंदोलन के बाद 1990 के आसपास से। फिर 1 जून 2001 की बात करें तो वहाँ पे शाही नरसंहार की घटना हुई, जिसमें वीरेंद्र शाह थे, उन्होंने पूरे शाही परिवार है उसको मार दिया और बाद में इस सब से मतलब खुद भी ये आहत हुए और बाद में खुद को भी गोली मार ली। तो यहाँ पे जो एक शासक थे, मतलब परिवार थे इनमें, ज्ञानेंद्र शाह, वो बच गए थे। वो क्योंकि उस समय उपस्थित नहीं थे उस परिवार के अंदर, वो कहीं बाहर थे। तो वो बाद में शासन में वापस आए और 2005 में इन्होंने डायरेक्ट रोल है वो लागू कर दिया, क्योंकि और कोई तो मतलब बचा ही नहीं था इस राजवंश से। ये एक ही बच्चे थे, तो बाद में इन्होंने डायरेक्ट रोल है अपना वो चालू कर दिया। और 2006 के अंदर बाद में एक और बड़ा जन आंदोलन हुआ और इसके अंदर बाद में राजतंत्र था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। और 2008 में फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो तय हुई और बाद में संविधान सभा बनी और 2015 में संविधान सभा का मतलब पूरी तरह से निर्माण हो गया या फिर संविधान में मिला दिया इसको। 2025 के प्रोटेस्ट की भूमिका देखें तो इसमें कारण क्या क्या थे, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेपाल से लिंक करेंगे तो आपको कारण भी पता होना चाहिए, बाद में भारत से पूछेंगे, इसको लिंक करिए, आगे क्वेश्चन भी आपको मैं डिस्कस करूँगा। तो कारण देखिए, पहला कारण क्या है, युवाओं की बेरोजगारी, जो मैंने आपको बताई। इसको एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। नेपाल की जो युवा पीढ़ी है आर्थिक अवसरों की कमी से सबसे अधिक प्रभावित हो रही थी। देश में हर साल लगभग 5 लाख से अधिक युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन नौकरियों की भारी कमी है। और मतलब इतने 5 लाख से ज़्यादा युवा तो नौकरी की तलाश में जाते हैं, लेकिन नौकरियों की कमी है। नेपाल में जो लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे है 2022-23 का, उसके अनुसार बेरोजगारी दर है वो 22.6 के आसपास पहुंच गई है। तो इस कारण युवाओं में काफ़ी आक्रोश था। और भी हम कारण देख सकते हैं, क्योंकि इसके कारण युवाओं को कहाँ जाना पड़ रहा था, बाहर जाना पड़ रहा था, पलायन करना पड़ रहा था। और सरकार द्वारा रोजगार देने के लिए जो वादे किए गए थे वो सारे के सारे असफल रहे थे। सरकार ने इस कदम में कोई मतलब महत्वपूर्ण कदम है वो नहीं उठाया था। इसके अलावा भ्रष्टाचार था वो पीक पर था, यहाँ के जो जितने भी नेता थे वो सारे करप्ट थे। इनके अलावा जो सोशल मीडिया पर ये यहाँ के बच्चे थे, युवा थे, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और उस समय यहाँ के एक एनजीओ थे, उन्होंने क्या किया, जो नेपाल में भ्रष्टाचार हो रहा है और भी जो खामियां थी उन सबको जो सोशल मीडिया पर काफ़ी, फेसबुक हो गया, इस पे ज़्यादा एक्टिव थे, तो फेसबुक पर बहुत पोस्टों के माध्यम से युवाओं को जागृत किया। तो उसके अंदर देखा गया कि इनके जो बच्चे थे वो तो मतलब बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन नेपाल के जो युवा है, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो एकदम बेरोजगारी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। तो इस कारण ये विरोध है और ज़्यादा प्रबल हो गया था। और जब इन्होंने, सरकार ने मतलब एक तरह से बैन लगाया, तो युवाओं में आक्रोश फैल गया कि इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो ये भी कुछ कारण है। अगला कारण है आर्थिक असमानता का। नेपाल में अमीर और गरीब के बीच है वो दूरी काफ़ी फैलती जा रही थी। और वर्ल्ड बैंक के 2010-11 के आंकड़े के अनुसार देखें तो 0.33 से बढ़कर ये होगी 0.58, जो कि आय असमानता के चिंताजनक स्तर है उसको दर्शाता है। नेपाल की 10% आबादी है धन का बड़ा हिस्सा रखती है और बाकी सभी आबादी है गरीबी का सामना है वो कर पा रही है। यानी लगभग अगर नेपाल की 100 जनसंख्या है
तो उसके जो 10% यानी 10 लोग हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा धन है, और बाकी के 90 लोग हैं उनके पास मतलब बहुत कम धन है, या फिर गरीबी में भूखमरी की जो स्थिति है उससे ये गुजर रहे हैं। तो ये स्थिति काफ़ी चिंताजनक थी। उसके अलावा हम राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि नेपाल के अंदर सरकारें वो स्थिर नहीं थी। एक एक शासक बनता है थोड़े टाइम, मतलब 5 साल की अगर सरकार है तो उसमें 5 साल टिक ही नहीं पाता। 2 साल टिक गया उसके बाद वो उस शासक को हटा देते हैं, कोई और अलग मतलब जो प्रधानमंत्री है वो बनता है, इस तरह से अलग अलग बनते रहते हैं। तो ये स्थिति काफ़ी चिंताजनक थी। यानी अगर राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं होगी सरकार तो उसमें क्या होगा, सरकार स्थिर नहीं होगी तो शासन और नीतियाँ हैं बढ़िया से नहीं बन पाएगी, नीतियाँ बढ़िया से नहीं बनेगी तो शासन बढ़िया से नहीं चलेगा, और देश की समृद्धि और विकास है वो भी नहीं होगा ढंग से। तो इस कारण ये भी नेपाल की मतलब जो, और जो ये हटते थे एक प्रकार से, यानी इनका विरोध हुआ, ये मतलब अपना शासन है वो बढ़िया से नहीं बना पाई, वो गठबंधन की सरकार है वो बढ़िया से नहीं चल पाई। ये नेता जैसे हटते हैं उनके ऊपर मतलब महाभियोग आता है और चीज़ें आती है, इम्पीचमेंट होता है, या फिर तो वो हटने के बाद वापस कुछ समय बाद वापस इलेक्ट हो जाते हैं। यानी वही सरकार में एक तरह से एक सर्कल चल रहा है, ये नेता हटा दूसरा नेता आया, ये हटा तीसरा आया, चौथा हटा पांचवा आया, लेकिन बाद में फिर से पहले आ जाता है। तो ये स्थितियां चल रही थी काफ़ी समय से। तो इसमें युवा थे वो काफ़ी मतलब यहाँ की जनता थी और भी वो काफ़ी निराश थी। तात्कालिक कारण माने तो वो मैंने आपको बता दिया सोशल मीडिया पर बैन वाला था, और जिस कारण उन्होंने क्या माना कि मतलब जो बच्चों के बारे में या फिर उनके नेताओं के बच्चे थे और दूसरे नेपाल के अंदर जो भी भ्रष्टाचार था और फैला रहे थे उनके बारे में जो सोशल मीडिया पर मतलब जागरूकता फैलाई जा रही थी, उसको एक तरह से बंद करने का प्रयास माना इन्होंने। नेपाल के जो भी जेनजी प्रोटेस्ट है, जेनजी की जो पीढ़ी है उन्होंने, तो इस कारण प्रोटेस्ट हुआ। ये मैंने इसका जो मेन चीज़ है वो लिख भी रखी है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। भारत पर देखें इसका क्षेत्रीय प्रभाव। तो भारत में सबसे पहले तो हम क्षेत्रीय अस्थिरता है उसको देख सकते हैं। भारत के आसपास के पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल एकदम सटा हुआ है। नेपाल के साथ जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, उसमें भी हमने मतलब क्रॉस बॉर्डर कर सकते हैं। नेपाल के भारत में आ सकते हैं, भारत के नेपाल में भी जा सकते हैं। मतलब एक तरह से बॉर्डर नहीं लगी हुई है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर लगी हुई है और बांग्लादेश के साथ भी हम सोच रहे हैं जो बॉर्डर बनाने की, लेकिन जो तैनाती वो वहाँ पे रहती है। लेकिन जो नेपाल के संदर्भ में ज़्यादा तैनाती नहीं रहती यहाँ पे, क्योंकि संबंध काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अभी हाल के दिनों में तो संबंध काफ़ी बिगड़े हुए हैं, काला पानी हो गया और चीज़ों को लेकर, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत के आसपास के देशों से हो रही घटनाएं हैं वो, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ पे काफ़ी अस्थिरता फैल गई, अभी नेपाल में हो गया और श्रीलंका में भी हमें देखने को मिला था। आसपास के सभी पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैल रही है, तो उसको भारत को भी काफ़ी नुकसान होता है। जो एशिया की राजनीतिक नाजुकता है उसकी स्थिति का भी परिचय दे रहा है। जो इस क्षेत्र की क्षेत्रीय अस्थिरता है इसकी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है और इसलिए इस क्षेत्र में बढ़ने वाली अस्थिरता है उसके लिए एक नकारात्मक प्रभाव है वो पैदा करती है। भारत के इन देशों के साथ व्यापार भी है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें वो उस दृष्टिकोण से भी तो ये काफ़ी मतलब चिंताजनक हो जाता है। उसके अलावा सामरिक दृष्टिकोण और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उसमें भी चिंताजनक स्थितियाँ हमें पैदा होती दिखती है। भारत के लिए संभावित जोखिम देखें तो उसके अंदर पड़ोसी देशों में अशांति बढ़ने से भारत के बाजार हो गया, व्यापार हो गया, आपूर्ति श्रृंखला होगी, रेमिटेंस हो गया, इन सब पर बुरा असर पड़ता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला सुरक्षा संकट देखें हम, तो पड़ोसी देशों में अस्थिरता बढ़ने से भारत की जो सीमा सुरक्षा है उसको एक खतरा बढ़ जाता है, और उससे निपटना भी भारत के लिए एक तरह से चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि आसपास के सभी पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैल रही है। और कूटनीतिक चुनौतियां देखें तो पड़ोसी देशों में अशांति बढ़ने से भारत के साथ उसके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों में प्रतिकूल असर है वो पड़ता है। ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब एक जो मेजर प्रॉब्लम है शरणार्थी की समस्या और प्रवासन की समस्या। तो वहाँ के जो भी लोग मतलब अस्थिरता फैलेगी तो प्रवास करेंगे, और भारत की बॉर्डर तो एक तरह से खुली है तो भारत में भी आ सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता, अशांति बढ़ने से और हिंसा के मतलब बढ़ने से भारत में अवैध प्रवासन है वो शरणार्थी की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ सकती है। और ऐसा हमें देखने को मिलता है, बांग्लादेश की स्थिति में देखने को मिला और नेपाल में भी हमें देखने को मिला। कई अपराधी थे वो भी जेल से छूट के कहाँ आ गए, भारत वाले मतलब बॉर्डर है वो क्रॉस करने लग गए थे। उनमें से कुछ पकड़े भी गए और वापस भेजे भी गए। अब मुद्दा ये आता है कि क्या भारत में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो सबसे पहले नेपाल की स्थिति देखें तो हम नेपाल में जो भी ढांचा था वो पूरी तरह से बढ़िया तरीके से बना हुआ नहीं है। नेपाल का संविधान देखोगे आप, वो अभी बना हुआ था, वो पूरी तरह परिपक्व भी नहीं था। यानी उसके जो भी मतलब है
बाहर से लिया, इधर से लिया और ऐसे प्रावधान दे दिए। वहाँ की जो नेपाल की स्थिति थी उस हिसाब से संविधान को बनाया भी नहीं गया। तो इस कारण वहाँ की जो भी राजनीतिक सरकार है और चीज़ें होगी वो काफ़ी मतलब टिक नहीं पाती है। लेकिन भारत में हमें भारत का जो संविधान बने भी काफ़ी टाइम हो गया है और संविधान भी लगभग 60 देशों से प्रेरित होकर बनाया गया था। तो उन सभी से जो जो मेन चीज़ें थी वो हमारे संविधान में ली गई है और भारत की जो स्थिति के अनुसार है वो ली हुई है। इसके अलावा सरकार है और चीज़ें हैं, हमारा जो प्रशासन है, जो अगर सरकार गलती करेगी, न्यायपालिका है, इसके अलावा तीन मतलब त्रिस्तरीय रूप से हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रपति का शासन भी देखने को मिलता है, राज्य सरकार की अलग होती है, लोकतांत्रिक शासन है। तो इस तरह से भारत में ये स्थिति बनती हुई हमें नहीं दिखती है। भारत में प्रोटेस्ट होता है तो उसके लिए देखिए, जैसे जनता की आवाज़ अगर दबाई जा रही है सरकार के अलावा, तो उसको सुनने के लिए न्यायपालिका है हमारे पास। न्यायपालिका सरकार से एक तरह से स्वतंत्र भी है। तो इस कारण भारत में ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिल सकती। और बाकी इसको हम पढ़ें तो एक बार मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, लैंग्वेज के रूप में आपको समझने में आसानी होगी। तो एक राज्य की स्थापना में और उसको स्थायी बनने में राजनीतिक दल, विचारधारा और नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ साथ मजबूत संस्थाओं जैसे कि न्यायपालिका हो गया, चुनाव आयोग हो गया, पुलिस हो गया, केंद्रीय एजेंसियाँ हो गई, सेना हो गई, ये सब की जो उपस्थिति है इसके स्थायी बने रहने में मदद करती है। लेकिन नेपाल में ये स्थितियाँ काफ़ी नाजुक थी, तो इस कारण हमें ये मतलब स्थितियाँ हमें देखने को मिली। भारत में ये सब मजबूत स्थिति में अभी देखने को मिल रही है और ये सब मतलब काफ़ी इन सब का योगदान होता है। इसके विपरीत भारत में हम संस्थाओं की मजबूती यह देखें तो बनी हुई है, मैंने बता दिया आपको। और भारत का जो विश्वास है न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सेना हो गया, केंद्रीय एजेंसी होगी, इन सब में बना हुआ है। वे मानकर चलते हैं कि सत्ता किसी भी दल या व्यक्ति की हो, लेकिन ये संस्थाएं उनके प्रभाव से मुक्त है और संविधान द्वारा इनके लिए निर्धारित किए गए निर्देश हो गए, मापदंड हो गए, इनके अनुसार ये चलती है। साथ ही भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, 5 वर्ष के बाद हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह सत्ता को बदल सकता है। और अच्छी बात यह भी है कि आज तक इतिहास में हमारे भारत में ऐसी घटनाएं देखने को ही नहीं मिली है। तो इस कारण ये जो राजनीतिक शून्यता की स्थिति है या फिर और चीज़ें हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आगे की लैंग्वेज है, आप इस तरह से इसको आंसर लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको जो डेमो के रूप में दिए हुए हैं, तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नेपाल के राजनीतिक इतिहास का विवरण देते हुए, तो राजनीतिक इतिहास है उसका पूरा विवरण देना जो मैंने आपको बता दिया। हाल ही में हुए जनरेशन जेड जो जेनजी आंदोलन है उसके कारणों की पड़ताल कीजिए। तो जब नेपाल का थोड़ा सा ऐतिहासिक विकास बता के आपको क्या करना है, राजनीतिक इतिहास भी बताना है, तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा जेनजी आंदोलन है उसके कारण भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या कारण थे, मैंने आपको सारे बता दिए। कारणों की पड़ताल कर ली, क्या आपकी राय में ये आंदोलन नेपाल के भविष्य को बदलने में मददगार होगा? तो यहाँ आपको अपनी राय देनी है। तो नेपाल में अब जो आंदोलन हुआ तो क्या वहाँ के युवाओं ने आगे सोचा था इस आंदोलन के बाद हमें क्या करना है? और अभी मतलब एक तरह से जो टेम्परेरी वहाँ पे गवर्नमेंट बनी है, तो उसके बाद नेपाल में स्थितियाँ क्या मजबूत हो रही है या फिर वैसे ही स्थितियाँ वापस देखने को मिलेगी, वो सब आपको एक तरह से एनालाइज करके आपका आंसर में लिखना है। यहाँ पे आपको खुद के वर्ड्स है वो यूज़ करने हैं, आप इससे के लिए इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही के वर्षों में दक्षिण एशिया के कई देशों में अलग अलग कारणों से सत्ता विरोधी आंदोलन देखे गए। तो इसमें आप कई प्रोस्पेक्टिव यूज़ करोगे, जैसे कि बांग्लादेश वाले यूज़ करोगे, इसके अलावा नेपाल का यूज़ करोगे, इसके अलावा श्रीलंका वाला है वो भी यूज़ करोगे। पाकिस्तान का तो यूज़ क्या ही करोगे, लेकिन पाकिस्तान में स्थितियाँ काफ़ी कमज़ोर है, देखी जा रही है। बलूचिस्तान वाला मुद्दा हो गया, इसके कारणों की जैसे वो भी आप एक तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके कारणों की पहचान करते हुए, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो अभी संघर्ष हुआ था उसको भी साथ में आप अस्थिरता में कुछ एक तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता में भी काफ़ी विरोध फैल रहा है। तो इसके कारणों की पहचान करते हुए भारत पर इसके संभावित प्रभाव की टिप्पणी कीजिए। तो भारत पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सुरक्षा की दृष्टिकोण से, प्रवासन हो रहा है और चीज़ें हो गई, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से आपका आंसर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो जितना कंटेंट होता है जो यूपीएससी के लिहाज से या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया या फिर और भी एग्ज़ाम हो गए जिसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है सब्जेक्टिव या जो ऑब्जेक्टिव रूप से, तो उस दोनों के प्रोस्पेक्टिव से मैंने आपको पूरा बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे हम और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक के ऊपर मिलेंगे, करंट अफेयर क्या हो गया या फिर हमारे यूपीएससी में जीएस के जो भी पेपर है उनमें कोई आने वाला होगा तो।